वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रश्मि सहरावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप मेरा टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक कई सफर तय करता है और उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ता है, पर ईश्वर ने उसे इतनी शक्ति जरूर दी है कि वो कई ठोकरें खाने के बाद भी वापस अपने आप को खड़ा कर ही लेता है। और वो ये सब कर पाता है अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर की वजह से। पर कुछ लोग ऐसा नहीं भी कर पाते हैं और हिम्मत हार जाते हैं। और ऐसी ही विल पावर दिखाई है नोएडा के ट्विन टावर के साथ में बनी एटीएस विलेज सोसाइटी के लोगों ने, जिन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष से 62 स्टोरी ट्विन टावर को गिरवाकर अपने लिए एक ग्रीन एरिया के निर्माण की तरफ पहला कदम बढ़ाया। ये एक ऐसा पॉश एरिया है जिसकी छतों पर स्विमिंग पूल तक बने हैं, तो ऐसी जगह पर होना, ग्रीन एरिया बनाना तो लाजमी ही है, जहां पर एक एक फ्लैट की कीमत 1.5 करोड़ से लेकर 2 करोड़ के बीच में है। जब एक इंसान अपने जीवन भर की कमाई खर्च करता है तो वो 2 पल सुकून में काटने के लिए ग्रीनरी भी जरूर चाहेगा, जो ट्विन टावर की वजह से उन्हें नहीं मिल पा रही थी। ये एक ऐसी इलीगल बिल्डिंग थी जिसमें बिल्डर ने न जाने कितने मासूम लोगों का पैसा लगवाकर ये तैयार की थी। बिल्डर का तो क्या ही बिगड़ेगा, पर जिन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी इसमें खपा दी, उनके लिए सरकार क्या करती है ये तो वक्त ही बताएगा। पर हाँ, जिन लोगों ने ये बिल्डिंग गिरवाने में संघर्ष किया, उनके लिए तो ये खुशी का ही पल था, क्योंकि ग्रीन एरिया हर जगह और हर किसी को चाहिए। पर डिस्ट्रक्शन के आफ्टर इफेक्ट्स हमेशा खराब ही होते हैं, फिर वो चाहे संपत्ति का हो या इंसान की सोच का हो। क्या कभी किसी ने सोचा है एक बिल्डिंग टूटने पर और क्या क्या टूटा होगा? 1.5-2 किलोमीटर तक जो पोल्यूशन हुआ उसका क्या, और साथ में टूटे कुछ लोगों के सपने। तो अगर इन चीजों पर पहले ही रोक लगा दी जाती तो शायद, और एक गलत प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ही ना की जाती, तो शायद बनाने वाले बिल्डर भी आज डिस्ट्रक्शन ना देख रहे होते और स्थितियां कुछ और होती। हमारी सरकारें भी इस सब में भागीदार होती हैं, क्योंकि जब किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तब भी तो सरकार को पता चलता ही होगा कि कहां पर इलीगल काम हो रहा है। अब इस घटना के बाद शायद बिल्डर भी नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होगा, बुरा तो उसे भी जरूर लगा होगा। वो कहते हैं ना, अगर नींव मजबूत हो तो बिल्डिंग भी मजबूत ही बनेगी। उसी तरह इंसान की सोच के पीछे भी यही साइंस काम करती है। अगर हम एक बच्चे के ग्रूमिंग बचपन से ही स्ट्रॉन्ग विल पावर, एथिकल और अनएथिकल के बीच फर्क बताकर और सही गलत की पहचान के साथ कराई जाए और उसे सही राह दिखाई जाए, तो वो हमेशा लाइफ में राइट ऑप्शन ही चूज करेगा। और हाँ, ये हो सकता है कि सही रास्ते पर चलते हुए उसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़े, पर एंड रिजल्ट अच्छा ही रहेगा। कुछ ऐसी ही हमारी जिंदगी भी है। अगर बच्चे के जन्म से लेकर ही हम उनकी मेंटल स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन पर खास ध्यान दें, तो शायद लाइफ में आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को वो ज्यादा बेहतर ढंग से हैंडल कर पाएं। सारी प्रॉब्लम्स हमारे विचारों के कॉन्स्टिट्यूशन में ही छुपी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जिस डिप्रेशन में एक अमीर आदमी आत्महत्या कर लेता है, इतनी प्रॉब्लम्स तो एक मिडिल क्लास आदमी रोज अपने सिर पर लेकर घूमता है। अभी कुछ सालों पहले से, स्पेशली जब से टेक्नोलॉजी का यूज काफी बढ़ गया है, हमने बच्चों की बेसिक थॉट कॉन्स्टिट्यूशन पर ध्यान देना छोड़ दिया है, बस उसे पैसा कमाने की एक मशीन बनाकर छोड़ दिया है। सक्सेस नाम की बीमारी इस कदर इंसान के दिमाग में भर चुकी है कि वो जीना भूलकर सिर्फ पैसे के पीछे ही भाग रहा है, चाहे पैसे के लिए उन्हें अपनी लाइफ के किसी भी चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज ही क्यों ना करना पड़े। अक्सर मैंने ये लोगों को कहते सुना है कि आप तो हाउसवाइफ हो, इसलिए आप अनसक्सेसफुल रह गए। तो जिस औरत ने अपने शरीर से एक नए शरीर और नई सोच का सृजन किया हो, वो अनसक्सेसफुल कैसे रह सकती है? और कितनी सक्सेस चाहिए आपको? क्या कोई लिमिट तय की गई है? अब सवाल ये आता है कि अच्छी मेंटल स्टेट आखिर बनती कैसे है?
तो कुछ विद्वानों के अनुसार हमें एक बैलेंस्ड लाइफ जीने का फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ में किस चीज को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, यानी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, पैसा, रिलेशनशिप्स और स्पिरिचुअल लाइफ, इन सब में अगर एक भी फैक्टर कम हो तो लाइफ की गाड़ी डगमगाने लगती है। और इसके अलावा एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात, हमारा चीजों को देखने का नजरिया, यानी कि हमारा माइंडसेट, और हमारे नजरिए पर ही हमारा बिहेवियर और एक्शंस डिपेंड करते हैं। और इस सब से ही पता चलता है कि हमारी लाइफ में कंस्ट्रक्शन हो रहा है या डिस्ट्रक्शन। ये बहुत गहराई से सोचने वाली बात है कि क्यों बहुत सारे फेमस और पैसा कमाकर कई फिल्म एक्टर्स सुसाइड कर लेते हैं या हार्ट अटैक के शिकार हो जाते हैं, जबकि वो हेल्थ और वेल्थ दोनों से ही फिट थे। पर शायद उन्होंने सबसे जरूरी चीज थॉट कंस्ट्रक्शन पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो मन से सुखी और सेटिस्फाई नहीं बन पाए, और शायद इसीलिए उन्होंने अपनी जिंदगी ही गंवा बैठे। हमारे महान संतों ने समय समय पर हमें जीवन में बर्बाद का महत्व अपने ढंग से समझाया है। जैसे संत कबीर जी ने बड़े ही अच्छे ढंग से हमें दुखों से दूर रहने का एक फॉर्मूला दिया है। उन्होंने कहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। शायद अब हमारे पास इन बातों पर ध्यान देने का वक्त नहीं है। संतों के ये शब्द हमें जिंदगी जीना सिखाते हैं। आज कितने लोग अपने बच्चों को एक बैलेंस लाइफ जीने का फॉर्मूला देते हैं। लाइफ की भागदौड़ और उसमें अपने आप को साबित करने की होड़ में लोग ये भूल जाते हैं कि वो अनटाइमली डेथ और डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जरा सोचिए, अगर हम उस फ्यूचर को जीने के लिए बचेंगे ही नहीं तो हम इतना नेम एंड फेम और इतना पैसा इकट्ठा करके आखिर करेंगे क्या? चलिए इस बात को अच्छे ढंग से समझने के लिए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। I am Renu Solanki. Though I stay in Bhopal, I just happen to be in Delhi, and I have retired as a teacher from Kendriya Vidyalaya. I am here to speak on a very sensitive issue, that is all-round development of children. These days, parents are only concentrating on their mental development, or should I say, scoring good marks. But are we making them good human beings? No, definitely not. If you want your child to be a success, you want him to do well in life, please integrate him into society very well. First of all, let him meet all the relatives that you have from the father's side and the mother's side. Allow them to play. Take them out to parks. Let them have fun with friends. Give them quality time. Only then your child will have an all-rounded personality. And only such a child will be successful in life. Only such a child will do well in life. And he will be an all-round integrated human. Thank you. And how will you prepare them to cope up with the stress? Stress. Yes, that's a very big word. How do children cope up with stress? They can cope up with stress only when they have dealt with it in their younger days. वो कब होगा? जब मम्मी के 2-4 थप्पड़ पड़ेंगे। वो कब होगा? जब पापा की थोड़ी डांट भी सुननी पड़ेगी। वो कब होगा? जब चाचा की आंखें भी देखनी पड़ेंगी। और वो कब होगा? जब वो दोस्तों के साथ खेलेंगे और कभी कभी खेल में हारेंगे भी। So let the children receive a no right from the beginning. Don't give in to all their demands. Teach them good manners and etiquettes. Let them be good human beings and let them learn to lose and to win. When they know all these things, they will cope up with stress. The children who only are, yes beta, you can buy this, yes beta, you can do this, they are the ones who find it very difficult to cope up in life when they are faced with harsh reality. मीना है, घर का नाम मेरा डॉली है, ठीक है। और मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चों को शुरू से ही स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। पहली बात, उसको अच्छे संस्कार देने चाहिए। घर से ही संस्कार अच्छे होंगे तो बाहर जाकर भी वो अच्छा ही बच्चा निकलेगा। दूसरे में हर तरफ उसका ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि लेकिन जहाँ गलत हो वहाँ उसको रोको। ये भी ना रखो कि हर बात पे डांटना है, गुस्सा करना है। इससे बच्चे वाकई में ही ये दूसरी साइड निकल जाते हैं, अच्छी साइड नहीं जाते हैं। उनका ज़्यादा दिमाग कुछ चलता है कि रोकते ज़्यादा है, तंग ज़्यादा करते हैं, तो वो फिर बाहर सोसाइटी भी वैसे भी। मेरा तो सिर्फ इतना ही है कि बच्चों को शुरू से अच्छी गाइडेंस दो, संस्कार अच्छे दो, ध्यान प्रभु की तरफ ध्यान दो। ऐसा करने से ये गलत होता है, ऐसे करना, फ्रीडम रहना चाहिए बच्चों में। राइट एंड रॉन्ग के बीच में डिफरेंशिएट करना सीखना। हाँ, वो भी करना चाहिए और फ्रीडम रहना चाहिए। उनको हर चीज़ समझानी चाहिए
शुरू से ऐसा करोगे तो इससे ये नुकसान है, ऐसा करोगे तो ये नुकसान है। मेरा कहना है एक आइडियल लाइफ कैसी होनी चाहिए? लाइफ एंजॉय होनी चाहिए, अपना मस्ती करो, हर चीज़ में मस्त रहो। मैं 62 के प्लस हूँ, लेकिन मैं एंजॉय फुल लेती हूँ। कैंसर पेशेंट हूँ मैं भी, तो हर तरह की मुझे बीमारी भी हुई, कोरोना भी हुआ, चिकनगुनिया भी हुआ, ग्लोड ब्लैडर भी निकला, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं फ्रीडम और फ्री माइंड रहती हूँ, एंजॉय रहती हूँ। आई एम जिमनास्टिक एंड फिटनेस कोच। राइट नाउ मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है रिलेटेड टू किड्स कि ना बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं माइट भी वो अवेयर नहीं है। इवन मेरे टाइम में भी मेरे पेरेंट्स अवेयर नहीं थे जब मैंने जिमनास्टिक ज्वाइन करा, राइट। तो उनका जो पेरेंट्स है आजकल के टाइम में ज़्यादा ना स्टडी पे फोकस करते हैं, और समटाइम्स मुझे लगता है कि ना स्टडी अच्छी बात है करना, एक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करती है, तुम्हें अवेयर करती है, एक अच्छे माहौल में मतलब कि जाने के लिए प्रेरित करती है। बट इससे हटकर भी ना एक और फील्ड है, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे को लगता है। बट शायद हमारे पेरेंट्स इस चीज़ को कभी समझ नहीं पाते। जैसे मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, बट मैं नॉर्मली एक 10th पास आउट बॉय समझ सकते हो इस चीज़ के लिए। बट अगर आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मैं बहुत अच्छा बिज़नेस रन कर रहा हूँ अपना जिमनास्टिक के थ्रू, और कह सकते हो कि जो मेरा ईयरली वो है वो अराउंड होगा 20 lakhs अबाउ से। आई एम जस्ट 25। सो बहुत सारे पेरेंट्स से बस मैं ये मैसेज ड्रॉप करना चाहूँगा कि समटाइम्स आप बच्चों को समझो, उनके इंटरेस्ट को समझो, और वो किस वजह से हैप्पी रह सकते हैं उस चीज़ को समझो, सो डैट कि आप उनको सपोर्ट करो, उनको पुश या फोर्स मत करो किसी चीज़ को करवाने के लिए। मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सारे एक्टर्स आते हैं, जैसे अभी रक्षाबंधन देखी होगी, उसमें भी 2 एक्टर्स थे मेरे, मतलब कि 2 स्टूडेंट्स थे मेरे। एक साहिल मेहता करके था और एक स्मृति थी, और बहुत सारे अभी भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मतलब कि एक्टिंग से रिलेटेड, डांसर्स, बहुत सारे लोग आते हैं। बट मुझे लगता है कि वो पैशन को फॉलो कर रहे हैं जब भी वो ग्रो कर रहे हैं, और हमें पैशन को ही फॉलो करना चाहिए। बच्चे का इंटरेस्ट देखना चाहिए पेरेंट्स को कि किस में ज़्यादा है, उसके थ्रू जाना चाहिए। Hello everyone, my name is Nidhi Sharma. I am a teacher in a government school, Navud School, Motira। आजकल स्कूल्स में भी ये हो रहा है कि बच्चों को स्टडीज़ मतलब बस आप लिख लीजिए या फिर आप लर्न कर लीजिए थिंग्स को। कोई भी चैप्टर आपको दे दिया जाए, आपको बस उसको लर्न करके सुनाना है। ऐसा नहीं है कि आप उसको पहले समझें, उसके बाद में आप उसको डिक्टेट करें या जो भी है। बच्चों को हमें मेंटली भी प्रिपेयर करना चाहिए कि अगर मार्क्स कम आते हैं तो इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द स्टडीज, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें बच्चों को वैसे ही प्रिपेयर करना चाहिए कि अगर मार्क्स कम भी हैं तो हम वापस ध्यान दे सकते हैं, वापस पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। और मेन थिंग ये है कि बच्चों के ऑल ओवर डेवलपमेंट पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उनको प्रैक्टिकली नॉलेज होनी चाहिए किसी भी चीज़ की, किसी भी सब्जेक्ट की। अगर आप मैथ्स पढ़ा रहे हो बच्चों को तो एक्टिविटीज़ के थ्रू अगर पढ़ाओगे, बेसिकली प्राइमरी क्लासेस में वो स्ट्रेस के साथ कोप अप कर पाएँ, इसके लिए हमें बचपन से ही घर पे क्या स्टेप वो स्ट्रेस के साथ वो कॉप अप कर पाएँ, इसके लिए हमें ये करना चाहिए कि हमें बच्चों को स्कूल में तो वो बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन एज अ पेरेंट्स हमें ये ध्यान देना चाहिए बच्चों पे कि उनको वो एनवायरनमेंट मिले घर पे कि वो पेरेंट्स से खुल के बात कर पाएँ। कोई भी बात हो स्कूल में, अगर वो टीचर्स को नहीं बता पा रहे हैं तो वो पेरेंट्स को ज़रूर बताएंगे। अगर छोटे बच्चों के साथ हो रहा है कि वो ना स्कूल में बता पा रहे हैं ना पेरेंट्स को बता पा रहे हैं, तो हमें उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। द मेन थिंग इज़ कि टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। हम होता ये कि बच्चों से सिर्फ ये पूछते हैं कि क्लास में क्या पढ़ाया, क्या हुआ स्कूल में। हम ये ध्यान नहीं दे रहे कि बच्चे जाना पसंद कर रहे हैं स्कूल, वो क्लास को एंटरटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है क्लास में जाना, उनको सब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो वी शुड ऑल्सो गिव देम सम टाइम और स्पेस देना चाहिए बच्चों को कि वो खुल के अपनी बात पेरेंट्स को कहें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। टिल देन, नमस्कार।